नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि एक पेंशन पर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वो बड़ी खुशखबरी क्या है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे के सारे एक बार लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सबको बता दूं कि पेंशन पर एक बड़ी खुशखबरी है पेंशन धारकों के लिए। क्या है बड़ी खुशखबरी? चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको बता दूं कि कर्मचारी पेंशन योजना, ईपीएस पेंशन योजनाओं के प्रकार, ईपीएस पेंशन फॉर्म। लोग अक्सर ईपीएफ और ईपीएस के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं और दोनों को एक समझने की गलती करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईपीएस क्या है और ईपीएस में कितनी प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, आपकी सैलरी का कितना हिस्सा ईपीएस अकाउंट में जाता है और ईपीएस में आपको कितनी पेंशन ईपीएस और आप ईपीएस अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के साथ आपको करते हैं इस वीडियो को शुरू। आप सबको बता दूं, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है। जैसे ईपीएफ द्वारा मैनेज किया जाता है, ये योजना कठिन क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है जो 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो चुके हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल तभी लिया जाता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। जरूर नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार की हो। ईपीएस को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था और इन योजना में मौजूद और नए ईपीएस सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। आप सबको बता दूं कि नियुक्त कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएस फंड से कर्मचारी की सैलरी में 12% का समान योगदान करते हैं। हालांकि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में और नियुक्त कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफ में और 3.66% हर महीने ईपीएफ में जाता है। कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस योग्यता शर्तें। आप सबको बता दूं, कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। आप ईपीएफओ के सदस्य होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपसे 10 वर्ष तक नौकरी करनी चाहिए। नौकरी करी हो तो आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात, आप 58 साल की उम्र में होने चाहिए, ठीक है ना। आपको बता दूं कि पांचवी बात है, 50 वर्ष की आयु होने पर आप ईपीएफ में पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि आप 2 साल 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को रोक कर सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। इसी के साथ साथ कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत अपने पेंशन को कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। आप सबको बता दूं कि पीएफ में पेंशन राशि सदस्य के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा यानी कितने साल नौकरी की है, इस पर निर्भर करती है कि सदस्य की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन नीचे दिए गए फार्मूला के अनुसार की जाती है। तो कर्मचारी का मासिक पेंशन कितना होगा? पेंशन योग्य वेतन। किसी भी कर्मचारी का ईपीएफ निकलने से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य वेतन उसका औसत मासिक वेतन होता है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि यदि रोजगार के अंतिम 60 महीनों में कुछ दिनों तक अपने ईपीएस अकाउंट में योगदान नहीं किया जाता है तो भी उन दिनों का लाभ सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति महीने की 3 तारीख से नौकरी करना शुरू करता है तो उसे महीने के अंत में 28 दिनों का ही वेतन मिलेगा, लेकिन ईपीएस में उसका योगदान 30 दिनों के हिसाब से ही किया जाएगा। अगर व्यक्ति की मासिक पेंशन 15,000 रुपये है तो 28 दिनों के लिए उस व्यक्ति का वेतन 14,000 रुपये होगा। 2 दिनों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये कम। हालांकि ईपीएस के लिए माना जाने वाला मासिक वेतन 30 दिनों के लिए यानी कि 15,000 रुपये है। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन हर महीने 15,000 रुपये तक सीमित मानी जाती है। हर महीने नियुक्त कंपनी कर्मचारी के ईपीएस अकाउंट में उसके वेतन का 8.33% का योगदान देता है और तो हर महीने कर्मचारी के ईपीएस अकाउंट में जमा राशि की जाती है। पेंशन योग्य सेवा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आपने कितनी समय तक नौकरी की है
वही आपकी पेंशन योग्य सेवा मानी जाती है। आपने जितने समय के लिए भी विभिन्न कंपनियों संस्थानों के लिए काम किया है वह आपके पेंशन योग्य सेवा आवेदन को कैलकुलेट करने का वक्त जोड़ा जाता है। कर्मचारी को ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट्स हासिल करना और हर बार नौकरी बदलने पर उसे ये सर्टिफिकेट्स नए स्थान कंपनी के पास जमा करना आवश्यक है। ध्यान रखें कि कर्मचारी को 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 साल का बोनस मिलता है। तो यदि सदस्य अपने ईपीएस फंड को 10 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले या किसी अन्य कंपनी में शामिल होने पर निकाल लेता है तो उसे ईपीएस अकाउंट में योगदान करने के लिए फिर से शुरुआत करनी होगी और सेवा अवधि की 0 से शुरू होगी। पेंशन योग्य सेवा अवधि 6 महीनों के आधार पर गिनी जाती है। न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा अवधि 6 महीने की होती है। यदि सेवा अवधि 8 वर्ष 2 माह है तो पेंशन योग्य सेवा अवधि 8 वर्ष मानी जाएगी। हालांकि यदि सेवा अवधि 8 वर्ष और 10 महीने है तो पेंशन सेवा अवधि 9 वर्ष की मानी जाती है। आप सबको बता दूं कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन के लाभ ईपीएफओ के सभी योग्य सदस्य अपनी उम्र के मुताबिक पेंशन का लाभ तब से उठा सकते हैं जब वे पेंशन निकालना शुरू करते हैं। पेंशन की राशि अलग अलग मामलों में अलग अलग होती है। 1 से 58 साल की आयु में रिटायर होने पर पेंशन कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ लेना शुरू कर सकता है। तो हाल की 58 वर्ष की उम्र का होने का सदस्य में 10 साल की नौकरी की। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि मासिक पेंशन निकालने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म 10 डीए भरने के लिए किया जाना चाहिए। यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की उम्र से पहले 10 वर्ष तक नौकरी नहीं कर पाता है तो वो 58 वर्ष की आयु में फॉर्म 10C भरकर पूरी राशि निकाल सकता है। ध्यान रखें, रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यदि ईपीएफओ का कोई सदस्य पूरी तरह निकल भाग में हो जाता है तो उसे पेंशन योग्य सेवा अवधि की भी पूरी करनी पड़ेगी। इस कर्मचारी को एक बड़ा तारीख पर लाभ मिलना चाहिए, यानी कि महीने महीने पेंशन धारकों को 7,500 नहीं 15,000 रुपये मिलेगी। ये बड़ा अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, इसी अपडेट पर एक बड़ा अपडेट बना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।